बैक फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई थ्रू माय बुक सोशियोलॉजी डिमिस्टिफाइंग सोशियोलॉजी। हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म के बारे में। इसमें पोस्ट पॉजिटिविज्म पढ़ा हुआ है, इंटरप्रेटिविज्म पढ़ा हुआ है और एंटी पॉजिटिविज्म में ये तीनों स्टैंड्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे माइक्रो ट्रेडिशन में सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में, फिर उसका जो ऑफ सूट है फिनोमिनोलॉजी उसके बारे में, और फिनोमिनोलॉजी से जो डिराइव होता है या निकला हुआ स्टैंड है एथनोमेथोडोलॉजी, उसके बारे में पढ़ेंगे। मीन्स अगर बात करें नॉन पॉजिटिविज्म की, इसके अंदर एंटी पॉजिटिविज्म के अंदर माइक्रो ट्रेडिशन के अंदर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से निकला हुआ फिनोमिनोलॉजी से एथनोमेथोडोलॉजी। तो थ्योरेटिकल स्टैंड्स में बस अपने को ये पढ़ना रह गया है और कुछ भी नहीं। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो टॉपिक है तो हम लोग मेनली थिंकर पोर्शन में करते हैं जब हम थिंकर्स कंप्लीट करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें फिनोमिनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी समझना है तो मेरा जो कोर्स फ्लो रहता है उसमें मैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के साथ ही मीड जो आपके थिंकर हैं उनको यहीं पे कवर कर लेता हूँ। वैसे मैंने बुक में मीड जो चैप्टर है वो थिंकर्स के साथ ही लगा रखा है लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, लेकिन मैं खुद लेक्चर ले रहा हूँ तो मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा जिससे कि आपको ये भी समझ में आ जाए और फिर इजीली आप फिनोमिनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी समझ पाएँ। कुछ स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है इस स्टैंड को समझने में, स्टूडेंट्स मेनली इसको समझ ही नहीं पाते हैं, बहुत सारी बुक्स रेफर करते हैं लेकिन नहीं समझ पाते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं कुछ डाउट्स आपके माइंड में बनाऊंगा। अगर वो डाउट्स आपके क्लियर हो गए लेक्चर पूरे होते होते, ये 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट होगा, तो ये जब लेक्चर्स पूरे हो जाएंगे और आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएं तो आप समझ लेना आपको ये सभी टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गए। तो डाउट से पहले मैं आपको कंटेक्स्ट बताता हूँ। डाउट तो मैं आपके अभी थोड़ी देर में क्रिएट करूंगा। मैं कुछ कंटेक्स्ट बताता हूँ कि इस थ्योरी की जरूरत क्या पड़ी। जैसा कि आप पॉजिटिविज्म में पहले पढ़ चुके हैं, पॉजिटिविस्ट थ्योरिस्ट ये कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर है पहले, एक मिनट रफ पेज लेता हूँ, वहां बताऊंगा। तो पॉजिटिविस्ट स्कॉलर हैं, पॉजिटिविस्ट, वो ये कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर पहले है और उस सोशल स्ट्रक्चर के कारण ही इंडिविजुअल के एक्शंस हैं। ठीक है, इसका एक अच्छा सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा। सोशल स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल ले लिया, कास्ट सिस्टम। तो जो पॉजिटिविस्ट हैं या मार्क्सिस्ट भी हैं, ये पार्ट पॉजिटिविस्ट हैं लेकिन ये भी स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही एक्शंस को देखते हैं। या क्लास सिस्टम, इसका एक एग्जांपल। कास्ट सिस्टम में जो इंटरेक्शन होगा मींस ब्राह्मण और एक क्षत्रिय के बीच, वो गाइडेड होगा सोशल स्ट्रक्चर से। मींस एक ब्राह्मण क्षत्रिय को कैसे सैल्यूटेशन करेगा या क्षत्रिय कैसे ब्राह्मण को ग्रीट करेगा, ये डिपेंड करता है कास्ट सिस्टम पर। ठीक है, ऐसा कुछ कहना है इन पॉजिटिविस्ट या मार्क्सिस्ट का। ऐसे ही मार्क्सिस्ट भी ये कहते हैं क्लास सिस्टम में एक आपका बॉस है और एक वर्कर है, मान लिया। इसमें यहाँ पे वर्कर से अच्छा मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिक्योरिटी गार्ड, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हैं क्योंकि क्लास सिस्टम में बॉस और सिक्योरिटी गार्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड बॉस को क्या करेगा, सैल्यूट। ठीक है, ना कि उल्टा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं सोशल स्ट्रक्चर सोशल एक्शंस या इंडिविजुअल एक्शन को गाइड कर रहे हैं, पहला केस। लेकिन जो अब ये तो बात हुई मैक्रो जो थ्योरिस्ट हैं और मेनली पॉजिटिविस्ट थ्योरिस्ट हैं जो ये कहते हैं।
लेकिन बात करें माइक्रो ट्रेडिशन की, ये जस्ट उल्टा कहते हैं इसका। ये क्या कहते हैं, पहले इंडिविजुअल एक्शंस हैं, उसके बाद सोशल स्ट्रक्चर बनते हैं। इनका तो ये कहना है। तो इनके अकॉर्डिंग लोगों ने पहले एक पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करना स्टार्ट किया, फिर उसको पैटर्न तरीके से करते रहे, जो कि रूल और रोल्स में कन्वर्ट हो गए, और फिर उसके बाद सोशल स्ट्रक्चर बन गया। इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, ये कहते हैं कास्ट सिस्टम आने से पहले पहले लोगों ने एक्ट करना वैसे स्टार्ट किया होगा। मींस ब्राह्मण ब्राह्मण की तरीके से एक्ट कर रहा होगा, क्षत्रिय क्षत्रिय की तरीके से एक्ट कर रहा होगा, वैश्य वैश्य की तरीके से, शूद्र शूद्र की तरीके से, और इनके एक्शन ने ही सोशल स्ट्रक्चर को जन्म दिया। तो आप देख रहे हैं, बस कहानी वही है, मुर्गी और अंडे वाली, कौन पहले आया, ऐसे ही कुछ इनकी डिबेट है या डिस्कशन है। पहला तो इनका ये कन्फ्लिक्ट या कंटेंशन पॉइंट रहा दोनों स्टैंड्स का। दूसरा, मैं आपको एक डेफिनेशन है, एक कीवर्ड है सोशल एक्शन में, पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन जब हम थिंकर्स चैप्टर में वेबर पढ़ रहे होंगे, वेबर, तो ये और क्लियर कर दूंगा मैं। लेकिन अभी क्योंकि इसका बार बार यूज होगा इसकी टर्म का, तो इसको मैं समझा देता हूँ। सोशल एक्शन वो एक्शन होते हैं एक इंडिविजुअल के, जो कि सोसाइटी को ध्यान में रख के लिए जाते हैं, सोसाइटी को ध्यान में रख के, में रखकर। जैसे एक 6 महीने का बच्चा है, तो उसके जो भी एक्ट हैं वो ये नहीं समझता है कि सोसाइटी है कि नहीं है, वह बहुत सारे एक्ट ऐसे कर देता है कि सोसाइटी की एग्जिस्टेंस से उसे फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसे वो शायद मदर की लैप में टॉयलेट कर दे, क्योंकि उसे एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं है, वो सोसाइटी को अभी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता। जबकि यही जो 6 महीने का बच्चा है, जब ये 6 साल का हो जाता है, तो ये काम नहीं करता है। तो आप देख रहे हैं, उसका काम करना या ना करना सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करने लगा। तो ऐसे कुछ एक्शंस को कहते हैं सोशल एक्शंस, जिनका होना या ना होना सोसाइटी की वजह से होता है। ये जो टॉपिक है, ये हम वेबर जब थिंकर कंप्लीट कर रहे होंगे उसमें पढ़ेंगे। ये मैंने यहाँ पे सोशल एक्शन के बारे में आपको क्यों बताया, क्योंकि सोशल एक्शन प्लस सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म ये साथ साथ चलते हैं, ऐसा कहना है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट थ्योरिस्ट का। बोले ये साथ में ही इंटरेक्ट करते हुए चलते हैं। जब ये इंटरेक्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर रूल और रोल से गाइड हो जाते हैं, तो ये बना लेते हैं सोशल स्ट्रक्चर। ऐसा कुछ कहना है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट का। तो इसलिए मैंने आपको ये कीवर्ड के बारे में बताया, क्योंकि अभी जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तो ये कीवर्ड बार बार यूज हो रहा होगा। अब मैं कुछ डाउट की बात करता हूं, जो आपके माइंड में मैं बनाऊंगा। पहला डाउट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कास्ट सिस्टम पहले आया या फिर उससे एसोसिएटेड एक्शन। पहला डाउट, ठीक है। अब मैं एक कंटेक्स्ट आपको बताता हूं, एक रियलिटी बताता हूं, आप समझेंगे कैसे इंटरेक्शन सोशल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। आप एग्जांपल लीजिए, हम लोगों की फैमिली में कहा जाता है, जब कभी फैमिली में झगड़ा हो जाता है, सिचुएशन क्या होती है, फैमिली में झगड़ा हो गया, ठीक है, मान लिया चाचा और ताऊ की फैमिली में झगड़ा हो गया आपस में। तो ये लोग आपस में क्या कहते हैं, जब बातचीत ही बंद कर दी, जब बातचीत ही बंद कर दी,
बातचीत ही नहीं बची तो फिर किस बात की रिश्तेदारी, किस बात का परिवार, ये लिखते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे बातचीत क्या है और परिवार क्या है। झगड़े होने पर बातचीत बंद हो गई, मीन्स इंटरेक्शन हो गया बंद, ठीक है। इंटरेक्शन बंद होने से क्या हुआ, एक जो सोशल स्ट्रक्चर था फैमिली, वो हो गया खत्म। इस चीज से पता लगता है कि जो मीड कह रहे हैं या सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट कह रहे हैं कि इंटरेक्शन ही स्ट्रक्चर को बनाता है। इसको टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, इंटरेक्शन को बंद कर दिया, तो हमने देखा स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बंद हो गया या खत्म हो गया, जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखा। एक और दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं कास्ट स्ट्रक्चर का। कास्ट स्ट्रक्चर में एक ब्राह्मण को सम्मान दिया जाता है, वो इंटरेक्शन होता है, सम्मान मीन्स लोग उसके साथ सम्मान की नजरों से इंटरेक्ट ही करते हैं। मान लिया क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समाज ने इनको सम्मान देना बंद कर दिया, नो सम्मान, मीन्स उस तरीके से अब इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा भाई साहब, इंटरेक्शन हो गया बंद, नहीं हुआ इंटरेक्शन, तो क्या होगा, ये कास्ट स्ट्रक्चर सरवाइव कर पाएगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपका कहना है हाँ, तो आप हैं पॉजिटिविस्ट या फिर स्ट्रक्चरलिस्ट। इस केस में आप स्ट्रक्चर को तवज्जो दे रहे हैं। अगर आपका कहना है नहीं, नहीं सरवाइव कर पाएगा, तो आप फिर माइक्रो ट्रेडिशन में सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट वाली कुछ बातें कर रहे हैं। चलिए, इस टर्म में मैंने आपको बताया कि इंटरेक्शन कैसे स्ट्रक्चर को जन्म देते हैं या इंटरेक्शन का ना होना स्ट्रक्चर को खत्म कर देता है। अब एक और कीवर्ड है यहाँ पे, सिंबल। ये सिंबल टर्म क्या है, दूसरा डाउट आपका। सिंबल और इंटरेक्शन में क्या रिलेशन है, आप अपने कॉपी में या इसी बुक में नोट कर लीजिएगा, आपके हैंड में जो बुक हो, कि इनमें क्या रिलेशन है। दूसरा डाउट, ये दोनों डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको जीएच मीड बहुत आसानी से समझ में आएगा। वैसे मैंने जीएच मीड में जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को, वो यहीं पे समझा दिया कि इंटरेक्शन कैसे स्ट्रक्चर को जन्म दे रहा है। चलिए अब चलते हैं जीएच मीड पर। इस इमेज में आप देख सकते हैं एक व्यक्ति है जो अपने आप को शीशे में देख रहा है, मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है। रिफ्लेक्शन मीन्स, रिफ्लेक्शन का यहां मीनिंग क्या है, अपने को समझ रहा है। अब समझने में क्या समझ रहा है, समझ रहा है, ये क्या समझ रहा है, ये समझ रहा है कि समाज मुझे कैसे देखता है। ठीक है, ये देखिए मिरर में, या मिरर को एक और चीज कहते हैं, आप अपनी कॉपी में आप इसी बुक में नोट कर लीजिएगा, लुकिंग ग्लास। जो हाथ में शीशा होता है ना, जिससे मेकअप किया जाता है, उसको कहते हैं लुकिंग ग्लास, और वही मिरर से बना होता है, ऐसा कुछ होता है लुकिंग ग्लास। ये मैंने आपको क्यों बताया, कूले की एक बुक है लुकिंग ग्लास सेल्फ, तो आप फिर वहां पे लुकिंग ग्लास का मीनिंग इंटरनेट पे सर्च करेंगे और आपको मिलेगा नहीं। अब देखिए, एक व्यक्ति है जो अपने आप को देख रहा है, उसके सिर पे तो मुकुट नहीं है इस समय, लेकिन वह अपने आप को देख रहा है कि समाज उसको कैसे देखता है। समाज उसको देखता है एक मुकुटधारी व्यक्ति की तरीके से, मीन्स उसको एक बढ़िया राजा जैसा व्यक्ति समाज मानता है, आल्दो वह राजा नहीं है। पहली चीज इस इमेज से पता लगता है, समाज उसको एक पढ़ा लिखा इंसान मानता है, सूट बूट पहने हुए है, मॉडर्न इंसान मानता है, जबकि यहाँ पे नहीं है। तो इसने अपने आप को देखा
और इसने ये समझने का प्रयास किया कि सामाजिक छवि उसकी कैसी है, सामाजिक छवि या समाज उसके बारे में क्या समझता है। तो ये जो यहाँ पे बार बार एक टर्म आएगा सेल्फ, सेल्फ का मीनिंग कुछ भी नहीं है, उसका मतलब होता है सामाजिक छवि। मीन समाज आपके बारे में क्या समझता है या आप समाज में कैसे दिखते हैं। आल्दो रियल लाइफ में आप शायद वैसे ना हो। एक केस, इस इमेज को देखते हैं, ये है प्यादा, लेकिन समाज इसको क्या मान रहा है, राजा। तो एक जो आपकी पर्सनालिटी है वह अलग है, ये होती है पर्सनालिटी। लेकिन जो आपका सेल्फ है, मीन सामाजिक नजरिया या समाज आपको कैसे समझता है, वह अलग है। तो हाउ डू यू सी योर सेल्फ, सेल्फ, ये हो गई दोनों बातें सेल्फ की। सेल्फ मीन्स ये वाली चीज। अब आपको इसमें और क्या देखना है, इसमें देखना है ये एक व्यक्ति है जो कि एक सब्जेक्ट है, क्योंकि ये शीशे के सामने खड़ा है, कुछ काम कर रहा है तो सब्जेक्ट है। ये क्या काम कर रहा है, किस पर काम कर रहा है, किसी को देख रहा है, वो हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन वो किसको देख रहा है, खुद को ही तो देख रहा है। तो इससे पता लगता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है, लेकिन सब्जेक्ट अलग है क्योंकि यहां पे सूट वूट नहीं पहने हुए है, लेकिन ऑब्जेक्ट अलग हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट हो गया सेल्फ। ठीक, ये दोनों कीवर्ड याद रखिएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जब मैं बोलूं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आपके दिमाग में ये इमेज बननी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इतने टाइम देकर समझाया। चलिए ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं मीड की, जो अपने सिलेबस में दिया गया है, चैप्टर नंबर 4, और उसमें सब टॉपिक F थिंकर टॉपिक है। उसमें मीड में जो सब टॉपिक दिया गया है वो है सेल्फ एंड आइडेंटिटी। तो इसलिए हम सेल्फ तो देख ही चुके हैं, सेल्फ क्या होता है। अब देखेंगे आइडेंटिटी, और पर्टिकुलरली हम जीएच मीड पूरा ही कवर करेंगे। जीएच मीड, इनका जो टाइम पीरियड है 1863 टू 1931, ये रहे हैं अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट। पहली बात तो यहाँ हाईलाइट करिए अमेरिकन। मीड बिलोंग्स टू शिकागो स्कूल। इस स्कूल के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन किया है, और मैंने आपको बताया स्लम, अर्बनाइजेशन, इस टाइप की जो स्टडी थी वह इस स्कूल ने बहुत अच्छी तरीके से करी, और मेनली 1900 ऑनवर्ड ये स्कूल फेमस हो गया था। मीड जो है वो फाउंडर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म अप्रोच है, इन्होंने ही इस अप्रोच की खोज करी। एंड अमेरिकन सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, और मेनली अमेरिका में भी सोशियोलॉजी को एक महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया। ही वाज एन एस्टेब्लिश्ड सोशियोलॉजिस्ट इन यूएसए बिफोर टालकट पार्सन्स एंड आर के मर्टन। ये दोनों जो अमेरिकन सोशलॉजिस्ट हैं, पार्सन्स और मर्टन, ये भी अपने सिलेबस में है, थिंकर पोर्शन में हम इसको कवर करेंगे। मीड ऑफर्स सोशलॉजी इज सोशल साइकोलॉजी। पहली बात तो ये सोशल बात है कुछ, और ये कुछ माइंड से रिलेटेड बात कहना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने लिखा शब्द सोशल साइकोलॉजी थ्योरी। एंड ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजिकल बिहेवियर। मीन्स ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट से बहुत इन्फ्लुएंस थे, पहली चीज। तो अगर साइकोलॉजी से ये इन्फ्लुएंस थे तो आपको ये डिराइव कर लेना चाहिए, ये कहीं ना कहीं माइंड की स्टडी बहुत करेंगे। तो देखिए इनकी टेक्स्ट में क्या लगेगा, माइंड, माइंड। और सेल्फ माने मैंने आपको बता दिया कि सामाजिक नजरिया। तो ये देखिए, ये जो टॉम है ये अपने आप को देख रहा है, इसको जेरी कैसे समझता है, ये देखिए, जेरी इसको जैक समझता है। अगर एक तरीके से है तो ये बिल्ली, लेकिन इसका जो सामाजिक रूप है वो एक गधे का है। शायद जेरी इसको ऐसे ही ट्रीट करता है। ये मैंने इमेज इसीलिए लगाई तो आपको अब ये जो सेल्फ की मीनिंग है वो पता लग जाए। सेल्फ यही है, ना कि ये तो पर्सनालिटी है। ठीक, और इसकी ही कुछ बात कर रहे हैं जीएच मीड। माइंड मीन्स ये साइकोलॉजी की भी कुछ बात करेंगे, देखेंगे ये क्या है। फिर ये सोशलॉजी की बात करते हैं तो ये इन्होंने इसको कहा सोसाइटी। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। इनकी बुक का नाम माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी का बेसिक मीनिंग क्या है। ये फिर देखिए सेल्फ,
ये होता है लुकिंग ग्लास। हिज फादर वाज एन अमेरिकन पॉलिटिशियन एंड ए प्रोफेसर। इसको स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, मैं भी सही करा दूंगा टीम को बोल के, पॉलिटिशियन। मीड हैड इंटरेस्ट इन स्टडिंग डिफरेंट लैंग्वेज लाइक लैटिन, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच एंड इंग्लिश। मीन्स इन्होंने लैंग्वेज की भी बहुत अच्छी स्टडी कर रखी थी। ही वेंट फॉर ग्रेजुएशन इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वेयर ही मेट हिज टीचर विलियम जेम्स हु वाज नोन फॉर रोमांटिक फिलोसफी। मीन्स इन्होंने थोड़ा बहुत फिलोसफी को भी पढ़ा, लेकिन ये लॉस्ट, इन्होंने इंटरेस्ट उसमें लॉस कर दिया थोड़े दिनों बाद। इन हार्वर्ड ही आल्सो स्टडीड आइडियलिस्टिक फिलोसफी ऑफ हेजल। तो इन्होंने कुछ हेजल के बारे में भी पढ़ा, मीन्स फिलोसफी पढ़ी। ही रियलाइज्ड दैट none of the philosophy have connected with ground realities and subsequently lost interest in philosophy। तो इन्होंने जो स्ट्रक्चरिस्ट की जो अप्रोच थी वो क्योंकि ड्राइव होती है फिलोसफी से, और ये फिलोसफी से घृणा करने लगे। इन्होंने कहा फिलोसफी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आम आदमी की लाइफ को दिखाता हो, मीन्स इंडिविजुअल की लाइफ इसमें कैसे भी नहीं दिखाई जाती है, ये बहुत मेटाफिजिकल जैसी समझ में आती है। तो इसलिए इन्होंने फिलोसफी को नहीं पढ़ा, ग्राउंड रियलिटी नहीं दिखा रही थी फिलोसफी। ही ऑल्सो वेंट टू जर्मनी एंड डिड PhD अंडर विलियम वुड हु वाज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो इन्होंने ये जो है, ये टर्म है बायोलॉजी प्लस साइकोलॉजी को दिखाता है। अभी जो मैं अलग से लिख रहा हूँ शायद आपको ये अभी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जब मैं कोर्स लेक्चर में आगे बढ़ूंगा ये एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, बस आप लिखते रहिए मेरे साथ। He did not complete his PhD. William Wundt was a student of George Simmel। इनका डिस्कशन भी हम नॉन पॉजिटिविस्ट में कर चुके हैं। मीड स्टार्टेड ए सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट इन शिकागो यूनिवर्सिटी along with C.H. Cooley। He was a profound speaker, orator, and was very busy in organizing seminars and delivering guest lectures। That is why he did not get time to write any book। इन्होंने कोई किताब लिखी नहीं खुद से, तो इनकी जो ये किताब है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, ये कंपाइलेशन है इनके लेक्चर्स का। ये बहुत अच्छे ओरेटर थे, इनके लेक्चर्स का कंपाइलेशन है जो कि इनके स्टूडेंट्स ने किया। तो इन्होंने किताब खुद से नहीं लिखी, इनके स्टूडेंट ने इनके लेक्चर को कंपाइल करके इसको पब्लिश किया। बुक ऑफ मीड माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी वाज पब्लिश्ड बाय हिज स्टूडेंट्स टेकिंग रेफरेंस ऑफ हिज लेक्चर्स इवेंचुअली आफ्टर हिज डेथ। जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद स्टूडेंट को लगा इनके एक किताब लॉन्च करनी चाहिए इनके लेक्चर्स के ऊपर, तो उन्होंने माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी इन्हीं के नाम से एक किताब पब्लिश की। मीड इज लिंकेज अमंग बायोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। तो ये फिलोसफी के भी स्टूडेंट रहे, तो थोड़ा बहुत फिलोसफी का ओरिएंटेशन आपको दिखेगा इनकी राइटिंग में, बायोलॉजी भी दिखेगी, साइकोलॉजी भी दिखेगी एंड सोशियोलॉजी भी दिखेगी। अब मैं टेक्स्ट रीड करूंगा, मैं एक एक पॉइंट बता दूंगा, कहाँ बायोलॉजी दिख रही है, कहाँ फिलोसफी दिख रही है, कहाँ साइकोलॉजी दिख रही है और कहाँ सोशियोलॉजी दिख रही है। ठीक है, हाँ एक बात याद रखिए, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का जो ऑफशूट है वो है फिनोमिनोलॉजी, और फिनोमिनोलॉजी का जो ऑफशूट है वो है एथनोमेथोडोलॉजी। यहाँ पे देख सकते सेल्फ एंड आइडेंटिटी। According to Mead, the self refers to the ability of human being to reflect, that is the self is that which is reflexive। ये कह रहे हैं जो सेल्फ है एक इंसान की वो क्षमता है जिससे वह अपने आप को जान सकता है, अपने आप को समझ सकता है। एक डाउट है जो आप क्लियर करेंगे अपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता के कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं। जो सेल्फ है वो एक प्रोडक्ट है या प्रोसेस है, ये मुझे बताइए। मीन्स सेल्फ एक स्टैटिक थिंग है या डायनेमिक है, या सेल्फ चेंज होता रहता है, ये मुझे बताइए। सेल्फ therefore involves the ability to reflect upon one's own action, thoughts, behaviors, etc. as if for a third person। Thus the self is that which can be both the object and the subject at the same time।
इसका मतलब क्या है सेंटेंस का? इसका मीनिंग ये है कि आप कोई एक्ट कर रहे हैं, आपने एक्ट किया, मान लीजिए ये आप हैं और कुछ आपने एक्ट किया, ठीक है, और ये आप मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन है, ठीक, ये आपके बारे में क्या सोच रहा है? ये मान लिया इसका कुछ थॉट प्रोसेस TH है, थॉट प्रोसेस 1 TH1। तो आपको ये पता होना चाहिए ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, TH1। ये होता है सेल्फ, इसका नजरिया आपके बारे में, ना कि आप जो कर रहे हैं। मीन्स सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है और उसको मैं क्या सोच रहा हूं, ये होता है सेल्फ। अब शायद आप समझ गए होंगे कि अपने बारे में जानना कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। इसमें क्योंकि आप ही सब्जेक्ट हैं, आप ही कुछ कर रहे हैं, एक्ट आपका है तो आप ही सब्जेक्ट हैं, और आप ही अपने आप को एनालाइज भी कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट भी आप ही हो गए। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कहानी है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही आप हैं। ये लिखा है इस सेंटेंस इसमें। सेल्फ मीन्स दैट वन कैन व्यू हिमसेल्फ एज इफ फ्रॉम द आउटसाइड। मैंने आपको बता दिया, बाहर के ऑब्जर्वर से खुद को देखना। डिफरेंट सोशल रियलिटीज विद डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। मीन्स आपने अपने आप को देखा एक पर्सन P1 के पॉइंट से, पर्सन P2 के पॉइंट रेफरेंस से, पर्सन P3 के पॉइंट से, और ये सभी आपने अंडरस्टैंड किया, और फिर एक आपने सेल्फ अपना जाना कि मुझे समाज कैसे देखता है। और क्लियर करना है तो आप इसको देखिए, ये मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे लगा रखा है। ये जो व्यक्ति है, इससे इसकी जो फ्रेंड है वो कह रही है मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ। मीन्स ये कुछ भी काम नहीं करता। इसका जो बॉस है ये इससे कामचोर कहता है। मीन्स इसका जो एक सेल्फ है वो कामचोर का है, एक जो सेल्फ है वो है परेशान करने का। तुम मतलबी हो, एक सेल्फ इसका जो है वो मतलबी का है, और शायद ये भी इस बारे में अवेयर है। तो मेन इसका पर्सपेक्टिव होना चाहिए, और इसे पता होना चाहिए कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। ये होता है सेल्फ। सेल्फ इज यूनिकली ए ह्यूमन एबिलिटी। ह्यूमन एबिलिटी है, ना कि एनिमल एबिलिटी, ना किसी नॉन नॉन लिविंग एंटिटी की एबिलिटी। ह्यूमन की एबिलिटी है। क्यों? एंड इट इज नॉट फ्रॉम बर्थ। ये बर्थ से नहीं है। किसी एक महीने के बच्चे में शायद सेल्फ की कॉन्शियसनेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मैं बताता हूं। बट अचीव्ड लेटर ऑन, ये समय के साथ अचीव होती है। थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी, इन्फेंट्स डू नॉट हैव ए कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। इन्होंने कहा थिंग्स, एनिमल्स, इनके पास कोई सेल्फ का कंसेप्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? इनके पास तो माइंड ही नहीं होता। माइंड होगा तभी तो आप जान पाएंगे कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है। एनिमल्स के पास भी माइंड, ब्रेन तो होता है लेकिन माइंड नहीं होता। ऐसे ही पार्ट्स ऑफ बॉडी के पास भी माइंड की नहीं होता। ऐसे ही इन्फेंट्स के पास ब्रेन तो होता है लेकिन माइंड नहीं होता है। माइंड धीरे धीरे डेवलप होता है। एक मैंने और सेल्फ का एग्जांपल आपको बताया था। ये इसका जो सेल्फ था, ये सेल्फ, इसके बारे में ये अवेयर है। मीन्स ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और दोनों एक दूसरे के बारे में अवेयर है। इसका जो सेल्फ है ये किसके रिस्पेक्ट में है? जेरी के रिस्पेक्ट। जेरी इसको जैक समझता है, और ये बात से ये अवेयर है। ये देखिए, व्हेन यू रियलाइज योर ओन लेजी सेल्फ इज द रीजन यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग डन। आपको पता लग गया है मैं कामचोर हूं, इसीलिए काम नहीं हो रहा। तो ये जो आपका कामचोर वाला सेल्फ है, ये आप ही नहीं जान रहे इस बारे में, ये दुनिया भी जान रही होगी आप ऐसे हैं। ठीक, ये वही कहानी खत्म हुई। इसलिए कहा जाता है जो माइंड है वही सेल्फ को डेवलप करता है, और सेल्फ ही सोसाइटी को डेवलप करता है। मीन्स मैंने यहाँ पे ये जो सेंटेंस लिखा वो इसलिए लिखा, इन लोगों के पास सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग इसीलिए नहीं है क्योंकि इनके पास माइंड नहीं है। क्या पता ब्रेन हो लेकिन माइंड नहीं है। तो ब्रेन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद माइंड में चेंज होता है, और माइंड सेल्फ
को रिफ्लेक्ट करता है और सेल्फ सोसाइटी बनाती है। तो आप देख रहे हैं मीन्स माइंड के द्वारा ही एक सोशल स्ट्रक्चर का बनना हो पाया। मीन्स अगर दिमाग है, बुद्धि है, तभी जाति व्यवस्था है। अगर दिमाग नहीं होगा तो जाति व्यवस्था नहीं होगी, ऐसा कुछ कहना है मीड का। अब मैं कुछ और सेल्फ के एग्जांपल लगाता हूं। सेल्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, सेल्फ प्रोडक्ट नहीं है, एक प्रोसेस है। सेल्फ इज ए प्रोसेस। जैसे आप अपने पीएम की ये फोटो देखेंगे तो आपको कभी वो पीएम समझ में आएंगे तो उनका सेल्फ एक पीएम वाला है, कभी वो आपको सोल्जर समझ में आएंगे, कभी वो आपको डॉक्टर भी समझ में आ सकते हैं, कभी वो आपको ग्रेजुएट्स भी समझ में आ जाएंगे। मीन्स तो आप ये देखिए कि इनका जो सेल्फ है वह स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। जैसे जैसे एज और समझ बढ़ रही है वैसे वैसे सेल्फ भी इवॉल्व हो रहा है। ऐसे ही एक मूवी है गोविंदा की, इसमें देखिए इसका सेल्फ कभी पॉलिटिशियन का होता है, लोग इसे पॉलिटिशियन समझने लगते हैं, कभी इसको गोविंदा को इंस्पेक्टर समझने लगते हैं, कभी डॉक्टर और कभी लॉयर। तो इसका भी जो सेल्फ है ये भी एक प्रोसेस में है। अगर और थोड़ी लाइफ बढ़ती तो यहाँ पे एक नई इमेज आ जाती, तो इसका नया सेल्फ आ जाता, फिर और बढ़ती तो एक नया सेल्फ, फिर नया सेल्फ। ये तो कहानी रही सेल्फ की डेवलपमेंट की। तो माइंड जो है वह भी ग्रेजुअली डेवलप होता है। एक 5 साल के बच्चे का माइंड कुछ और होगा तो उसका सेल्फ कुछ और होगा, वह अपने बारे में कुछ और ही समझता होगा, वह ये नहीं जान रहा होगा सही से कि समाज उसको कैसे देखता है। लेकिन जब वो 10 साल का हो जाता है तो उसका सेल्फ पहले कहीं S1 होता है तो 5 साल बाद उसका सेल्फ हो जाता है S2। वह और जान जाता है कि शायद पहले मुझे समाज बच्चा के तरीके से देखता था, अब लेकिन समाज मुझे होशियार बच्चे के तरीके से देखता है। सेल्फ मीन्स चेंज हो गया उसका। ऐसे ही सोसाइटी भी धीरे धीरे चेंज होती रहती है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे माइंड चेंज हो रहा है वैसे वैसे सोसाइटी चेंज हो रही है। मीन्स जो मीड है वो सोशल चेंज को रीड करते हैं सेल्फ के चेंज से। इसको मैं आगे भी इन डिटेल बताऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि सोशल चेंज को ये कैसे देखते हैं। सोसाइटी में हो रहे चेंज को ये सेल्फ के चेंज से ही देखते हैं। चलिए फिर से मैं थोड़ा सेल्फ के बारे में बताता हूँ। राहुल गांधी अपने आप को समझते हुए किस नजरिए से, समाज के नजरिए से ये समझ रहे हैं कि समाज मुझे कैसे समझता है। तो इनकी एनालिसिस ऑफ सेल्फ क्या है? अगर ये इंडिया में अपने आप को समझते हैं तो ये कहते हैं मैं इंडिया में पॉलिटिशियन जैसे दिखता हूँ। ये इन्हें पता है ये पॉलिटिशियन जैसे हैं, तो ये क्या एक्ट कैसे करते हैं, इन्हें अपने सेल्फ का आइडिया है, इसलिए ये उसी प्रकार से एक्ट करते हैं। ये एक्ट कैसे करते हैं? जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, संविधान खतरे में है टाइप डिस्कशन करते रहते हैं यहाँ पे। मीन्स ये अपने पहले सेल्फ से अवेयर हो जाते हैं कि लोग मुझे पॉलिटिशियन जान रहे हैं तो मैं पॉलिटिशियन जैसे एक्ट करूंगा यहाँ पे। ठीक है। जब ये थाईलैंड में होते हैं तो ये बढ़िया करते हैं, पार्टी अभी बाकी है, मीन्स पार्टी कल्चर। फिर ये सब चीजें छोड़ देते हैं। मीन्स इनका सेल्फ बदला तो इनका एक्ट बदल गया। जब ये इटली में होते हैं, क्योंकि इटली इनकी ननिहाल है, तो फिर ये ननिहाल की तरीके से एक जैसे ननिहाल में नाती रहता वैसे बड़े लाड़ प्यार से रखे जाते हैं। मीन्स यहाँ पे फैमिली वाला कंसेप्ट आ गया। तो यहाँ पे इनके जो एक्ट है वो भी बदल गया। मीन्स इनका सेल्फ बदला तो एक्ट बदल गया। तो यहाँ पे मैं जो आपको इस टेबल से बताना चाहता हूँ वो बस ये बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे आप अपने सेल्फ के बारे में अवेयर होते जाएंगे वैसे वैसे आपके एक्ट बदलते जाएंगे। अब देखिए एक्ट आ गया ना कहानी में। मीन्स सेल्फ के बाद एक्ट है और एक्ट के बाद ही कहीं सोसाइटी है। ये बीच में मैं एक्ट ले आया हूँ। एक्ट मीन्स एक्शन। डू थिंग्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पजेसेस सेल्फ। मैंने आपको पहले ही बता दिया था नो। क्यों? क्योंकि इनके पास माइंड नहीं होता है। क्वेश्चन, हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ डिफरेंशिएट ह्यूमन बींग्स फ्रॉम एनिमल्स एंड व्हाट इज द डुअल नेचर ऑफ द ह्यूमन सेल्फ इन इट्स इंटरेक्शन विद सोसाइटी? ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो आप आंसर्स का देखिए। द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ फंडामेंटली डिफरेंशिएट ह्यूमन बींग्स फ्रॉम एनिमल्स प्राइमरली थ्रू इट्स रिफ्लेक्सिव नेचर। रिफ्लेक्सिव नेचर का मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो ह्यूमन है वह अपनी इमेज को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। मीन्स समझ पाते हैं कि समाज उसके बारे में क्या समझ रहा है। मीन्स ये सोसाइटी का जो नजरिया है उसको
जान पाते हैं, रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। ये लेकिन एक जानवर नहीं कर पाता। आप किसी डॉग को देखेंगे तो डॉग शायद ये नहीं जान पा रहा होगा कि उसका जो ऑनर है वो उसको कैसे देखता है, या ऑनर का जो पड़ोसी है वो उसको कैसे देखता है, उसके बारे में उसको आइडिया नहीं होगा। अनलाइक द स्टैटिक इंस्टिंक्ट ड्रिवन एनिमल सेल्फ, the human self possesses a unique capacity to reflect upon its own thoughts, actions and experiences. Means अपने को आप लोग गेज कर सकते हैं, ये ह्यूमन में एक अच्छी विशेषता है। This reflexivity, ये अपने आप को जानने की कहानी makes the human self dynamic। अब ये देखिए कीवर्ड डायनेमिक, यहाँ पे अब कहानी आएगी सोशल चेंज की। इनेबलिंग एडेप्टेबिलिटी, क्योंकि आप अपने आप को समझते रहते हैं तो आप नीड भी समझते रहते होंगे, समाज अब मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, तो उस हिसाब से आप अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। लर्निंग फ्रॉम पास्ट, आप पुरानी गलतियों से सीखते हैं, अपने एक्ट को वैसे आप चेंज कर लेते हैं। एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ साइंस, सिंबल्स एंड लैंग्वेज, ये एक नया टर्म आ गया। आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे आप साइंस, सिंबल्स एंड लैंग्वेज का यूज करते हैं और अपने सेल्फ को भी चेंज करते रहते हैं टू नेविगेट कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। ये जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं एक बार फिर से हाईलाइट कर दी लीजिए, साइंस, सिंबल्स एंड लैंग्वेज। अभी मैं इसको इन डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। This allows human to not only survive natural forces but also to transform difficult circumstances। इससे क्या हुआ, आदमी सेल्फ के बारे में अवेयर है तो उसे आने वाली समस्याओं के बारे में भी पता रहता है, तो वो क्या करता है, साइंस, सिंबल और लैंग्वेज से इंटरेक्ट करता है और कुछ समस्याओं से निपट लेता है। आदमी ने बारिश से बचने के लिए छाता बना लिया, लेकिन जानवर तो बस बारिश में भीग कर मर गया। इसलिए जानवर कभी भी इवॉल्व नहीं कर पाता है। और इंसान क्या है, वो सेल्फ के बारे में जानता है, वह रिफ्लेक्टिव होता है, अपने बारे में जानता है कि समाज उसके बारे में क्या सोच रहा है, तो अपने आप को चेंज करता रहता है और चेंज होता रहता है तो इवोल्यूशन होता रहता है उसका। तो ये जो कहानी है सेल्फ को जानने की और उससे इवोल्यूशन होने की, ये मेनली होती किस पे डिपेंडेंट है, माइंड पे। अगर आपके पास माइंड ही ना होता तो आप शायद आज ह्यूमन ना हो पाते। Furthermore, the human self is intricately linked with society, operating in dual nature as both a subject and object of its own act। अब समझिए, मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में वो आप सबसे पहली इमेज देखिए और आपको समझ में आ जाएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। तो ह्यूमन सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, ये डुअल नेचर होता है इसका। As a subject, the self is the active agent that conceptualizes goals, plans, actions, chooses means and make judgments। It is the I, ये अब कीवर्ड कर लीजिए फोकस, इट इज द आई दैट इनिशिएट्स थॉट एंड बिहेवियर। जो आई और मी का जो कंसेप्ट है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, शायद ये लाइन आपको अभी नहीं समझ में आ रही होगी। आप ऐसे समझिए, सेल्फ जो होता है वो दो चीजों में डिवाइड हो जाता है, आई और मी। अभी मैं इस पर इन डिटेल डिस्कशन करूंगा, अगर ये लाइन ना समझ में आ रही हो तो अभी कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं इसको। As an object, the self can then reflect upon and evaluates in on actions। अब सेल्फ है जो अपने बारे में जानता है, roles and performances, rectifying and redefining them to better meet expectation or achieve desired outcomes। This is the me that is observed and analyzed by the I। ये मी और आई का अभी छोड़ दीजिए, सबसे पहले देखिए सेल्फ कैसे इवॉल्व करता रहता है या चेंज होता रहता है। देखिए, मान लीजिए क्लास टॉपर है बच्चा, क्लास टॉपर किस क्लास में टॉप किया, फर्स्ट में, बहुत छोटा बच्चा। लेकिन ये बच्चा जो है वो ये जानता है कि इसके टीचर इसके बारे में क्या जानते हैं। तो ये जानता है कि मेरे टीचर मुझसे कुछ चाहते हैं, वो क्या है, परफॉर्मेंस और कंटिन्यूटी। इस वजह से ही जब ये सेकंड में आता है, सेकंड क्लास में, तब भी ये टॉप ही करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये अपने सेल्फ के बारे में अवेयर है कि टीचर इससे फिर से वही एक्सपेक्टेशन रखता है कि बेटा तुम्हें फर्स्ट आना है। जब ये थर्ड में आता है ये टॉप कर लेता है, क्योंकि टीचर इससे यही चाहता है। फोर्थ में आता है तब भी टॉप कर लेता है, क्योंकि टीचर इससे यही चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो एक्ट हैं किसी पर्सन के,
वह सेल्फ अवेयरनेस होने की वजह से ही है। ये एक्ट कर रहा है बच्चा, ये सही तरीके से इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि ये अपने सेल्फ के बारे में अवेयर है। और सेल्फ के बारे में ये अवेयर कैसे है? क्योंकि ये जानता है कि इसके टीचर इसके बारे में क्या जानते हैं। अगर ये नहीं जान रहा होता ये, तो शायद ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन मेंटेन ना कर पाता। एक ये भी कहानी होगी सेल्फ की। क्रूशियली द सेल्फ कैन नॉट डेवलप इन ए वैक्यूम। सबसे पहली बात, सेल्फ वैक्यूम में डेवलप नहीं हो पाता। मीन्स सेल्फ के लिए एक सोसाइटी चाहिए। अगर वो टीचर ना होते उस बच्चे के पास, तो शायद उसका सेल्फ डेवलप ना हो पाता। मीन्स सोसाइटी या सोशल ग्रुप का होना सेल्फ के लिए जरूरी है। ठीक, यही इसका एक क्रिटिक है कि वैसे तो जो मीड है वो कह रहे हैं सेल्फ से ही स्ट्रक्चर बनता है, एक तो ये कैटेगरिकली कहते हैं, लेकिन इस कमेंट में ये कह देते हैं कि सेल्फ को बनने के लिए ही एक सोसाइटी चाहिए। तो ये सोसाइटी का ऑरिजिन कहां से हुआ? बस ये इसका एक क्रिटिक है, इस बात को ये नहीं बता पाते हैं अपनी थ्योरी में। सोसाइटी प्रोवाइड द नेसेसरी फ्रेमवर्क फॉर द सेल्फ फॉर्मेशन एंड इन टर्न द डेवलप्ड सेल्फ ऑफ इंडिविजुअल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग एंड इवॉल्विंग सोसाइटी। अब ये जो सेल्फ का नॉलेज है, इसकी वजह से लोग अपने आप को चेंज करते रहते हैं एज पर द नीड, और सोसाइटी डेवलप होती चली जाती है, इवॉल्व होती चली जाती है। अब बात करते हैं, एक मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई है, भारत की असली मोगली कमला अमला बन गई थी भेड़िया। ये जो लड़की थी, ये भेड़ियों के साथ रही और भेड़िया जैसी ही चलने वलने लगी। यूक्रेनियन वुमेन सेज शी वाज रेज्ड बाय डॉग्स, लर्न टू बार्क, ग्रो, बार्क्ड ऑन ऑल फोर्स। ये भी उन डॉग्स के जैसे चलने लगी। तो इस न्यूज़पेपर से आपको क्या पता लग रहा है? अगर सोशल कंटेक्स्ट नहीं होगा, सोशल ग्रुप नहीं होगा, तो इनका सेल्फ डेवलप नहीं करेगा, ये अपने बारे में जान ही नहीं पाएंगे। तो इनका जो माइंड है वो भी डेवलप नहीं होगा और इनका सेल्फ भी डेवलप नहीं होगा। तो माइंड के डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी का एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है। और आल दो ये इसका क्रिटिक है मीड का कि ये इसके ऑरिजिन के बारे में नहीं बताते हैं कि सोसाइटी कहाँ से आ गई अचानक, और आप तो कह रहे हैं सेल्फ से सोसाइटी बनेगी। लेकिन ये बात को कहते हैं मीड। मोगली डिड नॉट हैव ए सोशल सेल्फ। मोगली बोल नहीं पाता था, वो इंसान जानवरों के बीच रहा, जानवर जैसा रहा, तो इसका कोई सोशल सेल्फ नहीं था, इसीलिए वो सोसाइटी में एसिमुलेट नहीं हो पाया। सेल्फ इज द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। ये देखिए, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग चेंजिंग द सोसाइटी एज वेल। तो जो सोशल चेंज की बात कह रहे हैं यहाँ पे मीड, वो ऐसे ही कह रहे हैं कि सेल्फ चेंज होगा तो सोसाइटी चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन फिर से एक देखिए जो डाउट रहता है बच्चों में, डू लोअर एनिमल और नॉन ह्यूमन स्पीसीज पजेस सेल्फ? आंसर है नो, क्योंकि माइंड ही नहीं। आर ह्यूमन बींग्स बॉर्न विद द सेल्फ कंसेप्ट? आंसर है नो, इट इज डेवलप्ड एज वी ग्रो अप इन सोसाइटी। ये सेल्फ का जो कंसेप्ट है, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ नहीं होता है, क्योंकि सेल्फ के लिए हमें चाहिए सोसाइटी और उसकी अवेयरनेस प्लस अवेयरनेस, क्योंकि सोसाइटी हमारे बारे में क्या जान रही है इसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे हम लोग सेल्फ के बारे में अवेयर होते चले जाते हैं। तो मैंने आपसे सबसे पहले जो क्वेश्चन किया था वो ये था कि सेल्फ क्या प्रोडक्ट है या प्रोसेस है? तो आपको पता लग गया होगा कि सेल्फ एक प्रोसेस है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे माइंड डेवलप होता जाएगा, वैसे वैसे हम अपने सेल्फ को भी डेवलप करते जाएंगे। चलिए, ये कहानी सेल्फ की रही। अब देखते हैं हाउ इज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ डेवलप्ड और एक्वायर्ड। ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप फिर से अगर आपको ये लेक्चर समझ में ना आया हो तो फिर से एक बार रिवीजन करिएगा और बस आप सेल्फ वर्ड पर फोकस करिएगा। इस सेल्फ वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वैसे मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है। जब आप बुक रेफर करेंगे कोई, अब आप क्लियरली समझ सकते हैं, या मेरी ही बुक पढ़ रहे होंगे तब भी आपको ये अब क्लियरली समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगा अपना मीड का पार्ट 2। अपने सिलेबस में आप देखिएगा सोशल थिंकर्स में जो जीएच मीड है वो मैं कवर करे दे रहा हूँ यहीं पर, तो आपको अलग से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जब मैं जीएच मीड कंप्लीट कर दूंगा तो उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा फिनोमिनोलॉजी और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा एथनो मेथोडोलॉजी, क्योंकि इसका बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी था इनको समझने के लिए। मैं डायरेक्ट भी पढ़ा सकता था आपको, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार बैकग्राउंड इसका बता दूं तो आपको ये टॉपिक तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।